हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा 1 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ कंटेंट पीडीएफ कंटेंट वगैरह भी आप लोगों को नहीं मिल रहा था, कुछ क्विजेज़ वगैरह भी मैं कंडक्ट नहीं करा रहा था, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ एक्टिविटी आप लोगों को नहीं दिख रही थी। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे लोग अपने तरीके से गलत तरीके से इधर उधर उठ पटांग के कमेंट कर ये जानना चाह रहे थे कि सर कहीं पैसे वैसे लेके तो नहीं भग गए, सर आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीच में एक दिन मैंने अर्ली मॉर्निंग में एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि नहीं मैं कहीं भगा नहीं हूँ, चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी। जो चीज़ें जहाँ पर छूटी हैं वहीं से सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी, कहीं पर कुछ भी छूटेगा नहीं। अभी कोई एग्ज़ाम लगा नहीं था आप लोगों की, इस वजह से थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा ढीला हो गया था। ढीला ऐसा हो गया था, मतलब लेजीनेस थोड़ा सा इस वजह से भी आ गई थी कि चीज़ें सारी आप लोगों को पता है, तो इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें डिले हुई। और बार बार मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, नहीं तो लोग ये भी बोलते हैं ना कि एक्सक्यूज़ लेकर आप हर बार एक बार नया एक्सक्यूज़ लेके चले आते हो। तो एक्सक्यूज़ लेके नहीं आना है मुझे, ना तो कोई एक्सक्यूज़ है, ये मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ सेटलमेंट का इशू था इधर उधर का, इसी वजह से थोड़ा सा मैं बिजी रहा। चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें लाइंड अप हो रही हैं। कंटेंट मिलना आज से आप लोगों की स्टार्ट होगा। 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 13 सितंबर के बाद से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिला हुआ। इनफैक्ट जब का आप आरआरबी स्केल 2 वाला आपका जो आरआरबी का एग्जाम हो उसके बाद से ना तो आपको कोई पीडीएफ मिली है, ना पीडीएफ वीडियो मिली है, ना कोई पीडीएफ मिला है। तो वो चीज़ें भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। किस तरीके से हम लोग करेंगे थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो अक्टूबर में कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा, अक्टूबर हम लोग लेके चलेंगे। आज 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक करेंगे, आने वाली वीडियो में 5 से लेकर आगे की चीज़ें करेंगे। इस तरीके से अक्टूबर चलता रहेगा, अक्टूबर की वीडियोस चलते रहेंगे। अक्टूबर के एंड में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। सितंबर का जो पेंडिंग रह रहा है, सितंबर के जो पेंडिंग वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी इसी के साथ साथ में बीच बीच में आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल कराते जाए रहेंगे। जो हमारे पेड यूजर्स हैं ऐप पर, उनको सितंबर के वीडियोस भी देखने को मिलते रहेंगे, वहाँ पर मिलेंगे। और सितंबर की पीडीएफ भी आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएगी। सितंबर थोड़ा सा भी स्लो चलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अवेलेबल करा दिया जाएगा। विद इन अक्टूबर सारी चीज़ें सितंबर और अक्टूबर कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो कंटेंट अब आपको रेगुलर मिलना स्टार्ट होगा। मैं आ गया हूँ, अब मैं संडे लाइव भी करूँगा, सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ रेगुलरली होगा। वाईफाई का कनेक्शन वगैरह भी मैं देख रहा था यहाँ पर अगर होता है तो वो भी मैं कराता हूँ। अभी 1-2 जगह बात चल रही, अगर हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, नहीं तो जो भी होगा वो मेरा है हेडक है, मैं वो करके संडे लाइव भी आएंगे, इंटरेक्शन भी प्रॉपर होता रहेगा, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू सब चीज़ें होती रहेंगी। कहीं पर नहीं भगे हैं, सारा कंटेंट जो भी था आप लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट और आने वाले सालों में बहुत अच्छा और कंटेंट लाने की कोशिश की जा रही है, बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छे तरीके से कंटेंट आपको दिया जाए। अभी जो एग्ज़ाम हुआ इसमें इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने का मतलब नहीं बनता कि क्या किससे पढ़ाया हुआ आया, कैसे आया, कहाँ से। ठीक है, हमने अपना बेस्ट दिया, अच्छा कंटेंट दिया। जिन लोगों ने पढ़ा था उनको कंटेंट मिले, उनको क्वेश्चंस मिले, कुछ को एक भी नहीं मिले, कुछ को कुछ मिले, कुछ को थोड़े बहुत ज़्यादा मिले। ये सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। हमने भी देखा तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, कंटेंट तो थे, ऐसा नहीं था कि पढ़ाया हुआ नहीं था, लेकिन क्या था कि उसकी फ्रेमिंग बदल दी गई थी, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मोड में कर दिया गया था, थोड़ा सा उलझाना चाह रहे थे, थोड़ा सा हम लोगों का टाइम लेना चाह रहे थे बीपीएस वाले, ठीक ना। थोड़ा सा तो टफ किया गया था, नहीं तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होता तो डायरेक्टली एक आंसर होता, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव दिया गया, जिस तरीके से मुझे पता चला, हर ऑप्शन में एक नया स्टेटमेंट दिया रहता था और वो सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेमिंग के पीछे का मकसद यही था कि आप कितना डीप में जाकर पढ़ते हो। इसीलिए मैं जब अपनी वीडियोस वगैरह बनाता था तो आप लोगों को बताता रहता था कि एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है, एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने क्या मतलब एक्सप्लेनेशन जो हम लोग बताते थे या फिर जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के जो और भी पॉइंट्स होते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दे दिया था। तो पहला मोटो तो उनका ये था कि टाइम कंज्यूम कराया जाए, टाइम आप लोगों को खराब हुआ, पढ़ने में टाइम लग गया, तो उसके बाद सेकंड मोटो उनका ये था कि काफ़ी डीप में आपसे जानना चाह रहे थे। कोई भी अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसके जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उसको ध्यान से सुनना होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें बता दी जाती हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं फिर से बोलूँगा कि मैं इसी तरीके से करता रहूँगा, ठीक ना। हालाँकि बीच में मैं आप लोगों से एक सजेशन ये भी लेना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पर क्या मैं इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग करूँ कि जैसे कोई एक न्यूज़ आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया, या फिर एसबीआई ने कोई अकाउंट लॉन्च किया, या फिर एसबीआई और किसी दूसरे इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया, तो इसकी न्यूज़ को हम एक हेडिंग में बना दें कि एसबीआई एंड एलआईसी है, एसबीआई एंड बजाज एलियांज हैज़ रिसेंटली साइंड बैंक इंश्योरेंस पैक्ट। इस तरीके से बता कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बताऊं, या फिर जो अभी करंट वाला फॉर्मेट चल रहा है कि एक क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, फिर उसके सारे पॉइंट्स बता देंगे और पीडीएफ में भी सारे पॉइंट्स दे देंगे, ठीक है ना। तो ये जानना चाह रहा हूँ, इस पर आप लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए होगा। ये वीडियो फ्री रहेगा, मतलब यूट्यूब पर भी मिलेगा और ऐप पर भी मिलेगा। तो दोनों यूजर्स मुझे बताएं अपने अपने सजेशंस, क्या आने वाले टाइम पर आप लोग जो अभी हमारा करंट पैटर्न चल रहा है एमसीक्यू के फॉर्मेट में और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से क्वेश्चन चाहते हैं, या फिर इस बार
जिस तरीके से IBPS ने अपना पैटर्न चेंज किया है उसको देखते हुए मैं ये भी सोच रहा हूँ कि सिर्फ एक हेडिंग बताते हैं, जैसे कोई एक हमारी बैंकिंग न्यूज़ होती है उसको बताते हैं, उसको MCQ के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सीधा से एक न्यूज़ बताते हैं, फिर उसके जितने पॉइंट्स हैं उसका पॉइंटर्स में वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ और PDF में आपको उसके पॉइंट दे दिए जाएंगे, MCQ के फॉर्मेट में नहीं, सिंपली न्यूज़ की तरीके से, जैसे न्यूज़ नहीं आती है उस तरीके से मैं करने का सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को सूटेबल लगता है तो आप तो इस तरीके से करते हैं, नहीं जो करंट मतलब जो करंट में हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके से तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में इस बार का पैटर्न देखने के बाद में ये चीज़ें एक आई कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो इस पर आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का सुझाव मुझे चाहिए होगा। पॉइंट्स को हम फिर से करेंगे, मैं बार बार फिर से और ज़्यादा फोर्सफुली तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पॉइंट्स हैं उसको जानो, उसको समझो, उसको याद करो, नोट डाउन करो, क्योंकि अगर इस तरीके से ऑप्शन बनाएंगे तो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे सब आपको जानना ही होगा, तभी जाकर आप लगा पाओगे कि ये सही है, AB सही है, ABC सही है या ओनली B सही है, सब सारे जानोगे तभी इस तरीके के क्वेश्चन को फेस कर पाओगे, ठीक ना। IBPS है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, उसी को देखकर हम लोग भी अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसी को देखकर हम लोग अपनी कंटेंट फ्रेमिंग करते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए, काफ़ी अच्छा लगा, उसके पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आए, इस बार भी क्वेश्चन मिले हैं, ऐसा तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं मिला है, मिला तो है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, अपने अपने पढ़ने के तरीके पर है। आगे IBPS क्या करने वाला है हमको उससे आगे का सोच के रखना होगा, तो डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो इसीलिए हम और डीप में जाके पढ़ेंगे। अल्टीमेटली जो मैं कहना चाह रहा हूँ, IBPS कुछ भी कर ले, अगर हम सारी चीज़ें पढ़ के रखेंगे ना किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो कुछ भी फ्रेम कर ले हम कर ही ले जाएंगे। इस बार उन्होंने जो ये डिस्क्रिप्टिव वाला मोड बनाया था, ये बेसिकली इसीलिए था कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम, लोग ज़्यादा पढ़ने में टाइम लगाएं, फिर जिससे उनके मैथ्स और दूसरे सेक्शन पर उसका इम्पैक्ट पड़े, इसीलिए थोड़ा सा तो होशियारी भाई वो भी करेंगे ना, नौकरी दे रहे हैं तो कुछ तो देखेंगे ना, तो इस वजह से ठीक है। पेपर सबके लिए था, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, रिजल्ट भी आजकल में आ ही जाएगा, जब भी होगा, डेली हम लोग देख रहे हैं ग्रुप पर रिजल्ट वगैरह के आ रहे हैं, रिजल्ट आता है, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, देते हैं, जो होगा वो हो गया, आगे की तैयारी हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात को लंबा नहीं खींचेंगे, काफ़ी टाइम से हम लोग इंटरेक्ट नहीं किए थे, इस वजह से थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ये बातचीत ज़्यादा लंबी हुई। आप लोगों से जो सुझाव मैंने मांगा, जो फीडबैक मांगा क्वेश्चन फ्रेमिंग वगैरह का, वो आप कमेंट कर बताओगे, जो चल रहा है इसी तरीके से करना है या न्यूज़ की तरीके से सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को जो सुझाव रहेगा, जो आप लोगों का फीडबैक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो फीडबैक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने कंटेंट को करेंगे, और जो क्वेश्चंस के पॉइंट्स होते हैं, जो कंटेंट के पॉइंट्स होते हैं, उसको और डीप पे जाकर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और प्राइवेट इंश्योरेंस से भी रिलेटेड इस बार क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना, तो उस तरफ भी हम लोग जाएंगे, उसको अभी तक मैं छोड़ देता था, लेकिन उस तरफ भी हम लोग फोकस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आए हमारे पास में, जो भी आप लोगों का फीडबैक रहा, उससे मैंने एक अपना 4 से 10 पॉइंट बनाया हुआ है कि क्या क्या कंटेंट पूछे गए हैं, आने वाले टाइम पर किसको किसको और ऐड ऑन करना है, किसको किसको हटाना है, स्केल 2 के लिए क्या हटाना है, स्केल 3 के लिए क्या हटाना है। GDP प्रेडिक्शन स्केल 3 में पूछ लिया गया था, मुझे बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था ये कि हो ही नहीं सकता, स्केल 3 में तो GDP प्रेडिक्शन पूछना ही नहीं था, वो तो स्केल 2 में आता, लेकिन वो पूछ लिया था। तो ये इस तरीके से हैं, काफ़ी सारे पॉइंटर्स मैंने बनाए, तो कंटेंट को और इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों से जो फीडबैक मांगा गया, जो सुझाव मांगा गया, वो आप देना इस वीडियो के नीचे कमेंट में, ठीक है। अगली वीडियो से, अगले आने वाले टाइम से उसको इम्प्रूव करेंगे। फिलहाल आज हम लोग 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर किसान विकास पत्र फॉर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। फाइनेंशियल ईयर 2023 की तीसरी तिमाही के लिए किसान विकास पत्र के लिए संशोधित ब्याज दर क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो इसका पहले आंसर जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन ये बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 7%। ऑप्शन नंबर है 7% जो है इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 के लिए कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है, सभी का नहीं, कुछ का, ठीक ना। टोटल 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से 5 स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऐसी हैं जिनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, बाकी 7 स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो जो 5 स्कीम हैं जिसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं उसको हम लोग जानते हैं, ठीक ना। टू दी पॉइंट चीज़ों को हम लोग जानेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और इन्हीं सब पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे अभी इस बार डिस्क्रिप्टिव में टाइप में बना दिया गया था, तो ऑप्शन में जो दिए गए थे वो पॉइंट्स ही दे दिए गए थे, तो ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, जानेंगे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अपनी अपनी तरीके से एग्जामिनर कर सकता है और करेगा भी, कुछ ना कुछ टफ तो वो करेगा ही ना, इतना आसान तो नहीं करेगा ना, तो इसके लिए हमको तैयार रहना होगा, ठीक है ना। किसान विकास पत्र, पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं, इसका 7% इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई किसान विकास पत्र की, यानी कि KVP की, तो जो ये KVP है यानी कि किसान विकास पत्र, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है
वो पहले 124 मंथ हुआ करता था, यानी कि 124 महीने, जिसे अब घटाकर 123 महीने कर दिया, 123 मंथ कर दिया गया, ठीक ना। इसके मैच्योरिटी पीरियड को 124 महीने से घटाकर 123 महीने कर दिया गया। किसान विकास पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, और इसी पर इंटरेस्ट रेट भी जो है 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% कर दिया गया, ठीक ना। 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% कर दिया गया है, ठीक। तो ये बढ़ाया गया है, इस पर 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर किसान विकास पत्र का जो है इंटरेस्ट रेट वो 7% कर दिया गया है। 2 ईयर टाइम डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट रेट 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.70% कर दिया है, 5.70% कर दिया गया है। नोट डाउन करते रहना इसको, बाकी पीडीएफ वाले जो हैं उनको पीडीएफ में मिलेगा ये सारी चीज़ें। 3 ईयर टाइम डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करें तो इस पर भी जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 5.80% कर दिया गया है, ठीक ना। मंथली इनकम अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.70% कर दिया गया है, 6.70% कर दिया गया है। 10 बेसिस पॉइंट से इसे भी बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अगर हम लोग बात करें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की हम लोग बात करें इसको, तो इस पे क्या है कि 20 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इसे 7.60% कर दिया गया, ठीक है, 7.60%, यानी कि 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाने से पहले 7.40% हुआ करता था, लेकिन अब 20 बेसिस पॉइंट इसको बढ़ाकर इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.60% कर दिया गया है। और ये बात हो रही है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, ठीक है ना। बाकी किसी भी इंटरेस्ट रेट पर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो पिछले चेंजेस थे, जो पुराने रेट थे, पुराने दरें थी, वही हैं। टोटल 12 में से 7 पर संशोधन किया गया, और 7 के संशोधन के बाद में क्या था ये आपको बता दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 7% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज बीन कमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द फंड्स ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स टू 88 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs एज ऑफ सितंबर 2022। सितंबर 2022 तक 88 वैकल्पिक निवेश कोष के लिए फंड्स ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी राशि की प्रतिबद्धता जताई गई है, मतलब कितनी राशि, कितना अमाउंट कमिटमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7,385 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 7,385 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत में पीएम मोदी द्वारा 2016 में, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत में पीएम मोदी के द्वारा 2016 में फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, यानी कि FFS, ठीक है, फंड्स ये लिखा है ना FFS, देखो ना, फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, ठीक ना। 2016 में पीएम मोदी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत में फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप लॉन्च किया गया था। और ये जो FFS है ये सिडबी के द्वारा मैनेज किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि FFS किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो ये सिडबी के द्वारा मैनेज किया जाता है। और इनिशियली इसे जो है इसको FFS को 10,000 करोड़ रुपए, कितना, 10,000 करोड़ रुपीस के साथ में इसे लॉन्च किया गया था। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 7,385 करोड़ रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च ए $1 बिलियन फंड फॉर फाइनेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs, which of the following organizations has recently collaborated with the government of India, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्त पोषण के लिए $1 बिलियन का फंड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन या संगठनों ने हाल ही में भारत सरकार के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, सहयोग किया हुआ है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए और इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सिडबी और वर्ल्ड बैंक जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिडबी और वर्ल्ड बैंक जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, दोनों, यानी कि इसीलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये अमाउंट और किसने किसने कोलैबोरेशन किया ये चीज़ें आप लोग याद रखना। $1 बिलियन ये याद रखना, $1 बिलियन सिडबी और वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेट किया है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग इसमें याद रखना, ठीक है। फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में इनिशियली $300 मिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके तहत में कितने, $300 मिलियन, ठीक ना। फिर से सुनो आप लोग इस लाइन को, फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में शुरुआत में अभी $300 मिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके तहत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उसमें से भी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। 10 से 12% के इंटरेस्ट रेट पर
10 से 12% के इंटरेस्ट रेट पर ये लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सिडबी और बड़ौदा बैंक इसका आंसर होगा। और ये ऑप्शन में जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन दिए गए इनका हेडक्वार्टर और इनका चेयरपर्सन कौन है ये आप लोग रिकॉल करोगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI टू अपस्किल यूथ इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भविष्य की तकनीकों में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा सैमसंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सैमसंग इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। स्किल इंडिया इनिशिएटिव के तहत में ये एमओयू साइन किया गया है और इसके तहत में जो भी यूथ होंगे, जो भी युवा होंगे उनको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो हैं उन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक ना, सैमसंग इनोवेशन कैंपस प्रोग्राम के माध्यम से ये ट्रेनिंग जो है युवाओं को दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर होगा सैमसंग इंडिया। नेक्स्ट, which shopping app has recently become the first app to go live on the open network for digital commerce ONDC in बेंगलुरु कर्नाटका? कौन सा शॉपिंग ऐप हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटका में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर लाइव होने वाला पहला ऐप बन गया? ये क्वेश्चन बढ़िया है। ऑप्शन नंबर सी पेटीएम मॉल इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी पेटीएम मॉल इसका आंसर होगा। पहले ये समझो क्वेश्चन को फिर से। व्हिच शॉपिंग ऐप हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ऐप टू गो लाइव ऑन द ONDC नेटवर्क इन बेंगलुरु कर्नाटका? ये बात सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु कर्नाटका के लिए ही हो रही है। ठीक है ना, अभी सबके लिए नहीं हो रही, ये डिफरेंस समझना जरूरी है इसमें। ठीक है ना, केवल और केवल बेंगलुरु में बीटा टेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 16 पिन कोड्स के लिए, कितने? 16 पिन कोड, 16 नंबर ऑफ पिन कोड्स। बीटा टेस्टिंग मतलब ट्रायल से पहले जो हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं ना, फाइनली पूरी तरीके से लॉन्च करने से पहले हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं उसको बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। तो केवल और केवल बेंगलुरु में बीटा टेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ टोटल 16 पिन कोड्स के लिए पेटीएम मॉल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ONDC नेटवर्क बेंगलुरु कर्नाटका में लाइव होने वाला पहला ऐप बन गया है पेटीएम मॉल, ये ध्यान रखना। ONDC नेटवर्क बेंगलुरु कर्नाटका, सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु कर्नाटका की बात हो रही है, अभी 16 पिन कोड पर ये सर्विसेज दी जाएंगी। तो ONDC नेटवर्क के बेंगलुरु कर्नाटका के सिर्फ और सिर्फ 16 पिन कोड पर लाइव होने वाला पहला ऐप बन गया है पेटीएम मॉल। तो ये ध्यान रखना, पेटीएम मॉल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 16 पिन कोड बेंगलुरु कर्नाटका के लिए भी ये किया गया है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इनहेंस इट्स ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टू इमर्ज एज ए relevant progressive digital bank of future, which bank has recently opened an analytical center of excellence ACOE? एक प्रासंगिक प्रगतिशील डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर के रूप में उभरने के लिए अपनी परिवर्तन यात्रा को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में एक विश्लेषणात्मक उत्कृष्टता केंद्र ACOE खोला है? हिंदी टफ लगे, हिंदी क्लिष्ट लगे, कठिन लगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन समझ लेना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन इसके लिए लिखा जाता है। फिर से समझो आप लोग। इन ऑर्डर टू इनहेंस इट्स ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टू इमर्ज एज ए रिलेवेंट प्रोग्रेसिव डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली ओपनड एन एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? इसमें ये पूछा गया है कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए, डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर बनने के लिए, ठीक ना, उसके रूप में उभरने के लिए कौन सी बैंक ने भी हाल ही में एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये अर्न्स्ट एंड यंग यानी कि E&Y, अर्न्स्ट एंड यंग के साथ एसोसिएशन में डेवलप किया गया है। ठीक ना, ये जो हमारा ACOE है ये EY यानी कि अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा डेवलप किया गया है। अर्न्स्ट एंड वाई यानी कि EY वो जो है एज ए प्रोजेक्ट पार्टनर के रूप में है, इसके साथ में ये एज ए प्रोजेक्ट पार्टनर के रूप में है। ठीक है ना, एज ए प्रोजेक्ट पार्टनर। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई हैं सबका हेडक्वार्टर, टैगलाइन और MDCO रिकॉल करते हुए चलोगे। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑन 1 अक्टूबर 2022 द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI हैज ऑब्जर्व इट्स विच एनुअल डे? हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI ने अपना कौन सा वार्षिक दिवस मनाया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 6th, छठवां। ऑप्शन नंबर है 6th जो है वो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 में फिर से लिख रहा हूँ, 1 अक्टूबर 2016 को IBBI का गठन हुआ था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका गठन हुआ था। ठीक ना, और इस बार 2022 में इसका 6th एनुअल डे जो है सेलिब्रेट किया गया। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था
दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इसके लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी जो है वो उसमें एज चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट किया हुआ था इस इवेंट में। और इस इवेंट के दौरान IBC आइडिया इम्प्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन नाम से एक एनुअल पब्लिकेशन रिलीज किया गया। ठीक है, फिर से सुनो आप लोग, किस नाम से रिलीज किया गया? ये जो इवेंट था, इस इवेंट के दौरान IBC इंडिया इम्प्रेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन नाम से एक एनुअल पब्लिकेशन रिलीज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर A 6 इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2022 को इसका जो है IBBI का छठा 6th एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया। एक 2016 में जो है 1 अक्टूबर 2016 को IBBI का गठन हुआ था। नेक्स्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस NPS दिवस 2022 वाज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट अक्रॉस इंडिया। ठीक है ना, व्हिच डे, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डेट या डे होगा, ये मैं एडिट कर दूंगा PDF में आप लोगों को, अभी आप लोग इसको मैनेज कर लो। ठीक है ना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस NPS दिवस 2022 हाल ही में पूरे भारतवर्ष में किस दिन मनाया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022। पिछले वाले क्वेश्चन इसको रिलेट करो, उसका भी आंसर था ना कि 1 अक्टूबर 2016 को IBBI का गठन किया गया था, तो 1 अक्टूबर 2022 को उसका जो है 6th एनुअल डे सेलिब्रेट किया। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 अक्टूबर 2022 हो रहा है, तो IBBI से इसको रिलेट करोगे तो आसानी से 2-3 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर C 1 अक्टूबर 2022 इसका आंसर होगा। पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस यानी कि NPS दिवस जो वो सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, सितंबर 2021 में PFRDA ने 1 अक्टूबर को एज ए NPS दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला किया है, ये याद रखना। सितंबर 2021 में PFRDA के द्वारा, किसके द्वारा? PFRDA के द्वारा 1 अक्टूबर को जो है एज ए नेशनल पेंशन दिवस, उसको जो है एज ए नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला किया था। और पहला NPS दिवस 1 अक्टूबर 2022 को ही मनाया गया था, यानी कि सितंबर में यह फैसला किया गया था कि 1 अक्टूबर 2022 को NPS दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 1 अक्टूबर 2021 को पहला NPS डे जो है, NPS दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। और इस बार दूसरा NPS दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 अक्टूबर 2022 को। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि इस बार 1 अक्टूबर 2022 को NPS दिवस का कौन सा एडिशन या कौन सा वर्षगांठ या कौन सा वो सेलिब्रेट किया गया, तो उस कंडीशन में सेकंड हो जाएगा। सितंबर में अनाउंस किया गया था PFRDA के द्वारा कि 1 अक्टूबर को जो है एज ए पेंशन NPS डे के रूप में, NPS दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है ना, PFRDA की बात हो रही है तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। सुप्रतिम बंदोपाध्याय जो है वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर 4th RBI's बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 व्हाट इज द रिवाइज्ड रेपो रेट? बढ़िया क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2023 की चौथी RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार संशोधित रेपो दर क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 5.90%, ऑप्शन नंबर D। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्वेश्चन बढ़िया है। ऑप्शन नंबर D 5.90% इसका आंसर हो गया। ठीक है, RBI की अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसके बाद RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 की चौथी मौद्रिक नीति जारी की, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी की। इस मीटिंग में और भी बहुत सारे डिसीजंस लिए गए और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। क्या आई, क्या क्या था, एक एक करके सब कुछ पढ़ते हैं। टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम लोग पढ़ेंगे और ये पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। जिस तरीके से क्वेश्चन GB वगैरह के एग्जाम में थोड़ा सा टफ किया गया था, टफ क्या किया गया था, पैटर्न जो उसका बदला गया था, तो उसको देखते हुए ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि सारे पॉइंट को जानना समझना जरूरी है, सब कुछ याद भी रहना चाहिए हमारे दिमाग में एग्जाम टाइम पर, तभी चीज़ें आसान हो पाएंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको फोर्सफुली मैं बोल देता हूँ कि यार 1-2 बार ना आप लोग इसको याद रखो, सुनो, समझो, नोट डाउन करो। तो वही चीज़ें हैं, सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले तो पॉलिसी रेट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। रेपो रेट को लगातार चौथी बार बढ़ाया गया, क्वेश्चन में पूछा भी गया रेपो रेट के बारे में ना, देखो ना, तो रेपो रेट को लगातार चौथी बार बढ़ाया गया। ठीक है, चौथी बार लगातार बढ़ाया गया है। 50 बेसिस पॉइंट से इसे बढ़ाकर अब 5.90% कर दिया गया है। पहले यह 5.40% हुआ करता था, इसे अब 50 BPS बेसिस पॉइंट जो है बढ़ा दिया गया और अब नया रेपो रेट जो है 5.90% का हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि SDF की अगर हम लोग बात करें तो SDF रेट को भी 5.15% से बढ़ाकर 5.65% कर दिया गया है। जो इस समय करंट में है वही मैं लिख रहा हूँ, किससे बढ़ाया गया ये आपको PDF में दे दिया जाएगा, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। SDF रेट को भी 5.15% से बढ़ाकर 5.65% कर दिया गया है। MSF और बैंक रेट की अगर हम लोग बात करें, MSF एंड बैंक रेट की अगर हम लोग बात करें
तो इस दोनों को भी 5.65% से बढ़ाकर 6.15% कर दिया गया है, ठीक ना। MSF और बैंक रेट को भी 5.65% से बढ़ाकर 6.15% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो है भी वर्तमान में 3.35% है। CRR की अगर हम लोग बात करेंगे तो CRR जो है हमारा वो 4.50% है। SLR की अगर हम लोग बात करेंगे तो SLR जो है हमारा वो 18% का हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ में कुछ और चीज़ें जाननी है, कुछ और डिसीजन लिए गए मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के दौरान, वो भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इंडिया की जो GDP रहने वाली है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2 से घटकर 7% कर दी गई है इसमें, ठीक है ना। इंडिया की जो GDP रहेगी वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2% से घटाकर 7.7% अनुमानित कर दिया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। सितंबर एंड तक इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 537.5 बिलियन में लिख रहा हूँ, 537.5 बिलियन USD है, ठीक ना। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है सितंबर एंड तक की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर 2022 एंड तक इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 537.5 बिलियन USD है, ठीक ना। बैंक लोन प्रोविजन की करंट अप्रोच जो है हमारा इनक्योर्ड लॉस अप्रोच की जगह RBI ने जो है एक्सपेक्टेड लॉस अप्रोच अपनाने का फैसला किया हुआ है और RBI इसके लिए डिस्कशन पेपर भी रिलीज करेगी, ठीक ना। बैंक लोन प्रोविजन की जो करंट अप्रोच है इनक्योर्ड लॉस, वो RBI जो है उस अप्रोच को एक्सपेक्टेड लॉस, मतलब उस अप्रोच की जगह पे RBI जो है वो एक्सपेक्टेड लॉस अप्रोच करने का, उसको अपनाने का विचार कर रहा है और RBI इसके लिए एक डिस्कशन पेपर भी रिलीज करेगा इसके लिए, ठीक ना। ये हो गया। और अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो RBI ने 28 दिन के वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो यानी कि VRR, मैं लिख दे रहा हूँ VRR 3 टाइम्स R, RBI ने 28 दिन के वेरिएबल रेट्स रिजर्व रेपो ऑक्शन को स्टॉप करने का भी फैसला किया है। हालांकि जो हमारा 14 दिन का 14 डेज का जो है हमारा, ये बात हो रही 28 डेज की, जो 28 डेज का जो हमारा वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो VRR ऑक्शन है, इसको स्टॉप करने का फैसला किया गया RBI के द्वारा, जबकि जो 14 दिन का VRR है ऑक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें उसको बंद नहीं किया जाएगा। यानी कि वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो VRR जो 14 दिन वाला है वो कंटिन्यू रहेगा, 28 वाला जो है वो ऑक्शन वो RBI के द्वारा स्टॉप करने का फैसला किया गया, ठीक है। NPA के सिक्योरिटाइजेशन के लिए अल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोवाइड करने का भी फैसला किया है RBI ने, और उसके लिए सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क SSAF यानी कि सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करेगा RBI। और अभी NPA का जो सिक्योरिटाइजेशन होता है वो ARCs करती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा होता है, लेकिन अब इसका अल्टरनेट भी RBI मतलब बनाने जा रहा है, अल्टरनेट भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा और वो क्या रहेगा SSAF यानी कि सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क, इसको इंट्रोड्यूस करेगा RBI, ठीक ना। ऑनलाइन की तरह ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर को भी रेगुलेट करेगी RBI ने ये भी बोला है, जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं उनको रेगुलेट करती है, उसी तरीके से ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर को भी रेगुलेट करेगी। रीजनल रूरल बैंक RRBs के कस्टमर्स के लिए नेट बैंकिंग नॉर्म्स को भी RBI जो है और मजबूत करने जा रही है। जो भी रीजनल रूरल बैंक के नेट बैंकिंग होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके जो नेट बैंकिंग नॉर्म्स है उसको और मजबूत करेगी RBI, ठीक। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, और कुछ और पॉइंट्स बच रहे हैं थोड़े बहुत, जिसको कि हम लोग अपने PDF में दे देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो फिलहाल हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस किया, और अपने आने वाले टाइम पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। सितंबर का जो पेंडिंग रह रहा है उसको भी मैं पैरेलली पेड यूजर्स को ऐप में वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा, PDF भी उसको तैयार करके जल्दी से जल्दी आप लोगों को उसका PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी SBI CBO का नोटिफिकेशन आया, उसी टाइम पर मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी, और SBI CBO वगैरह के लिए जो भी बैचेज वगैरह होते हैं उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी किया जाएगा। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।